वो एक सिर पैर नहीं होता है। कमाई आपकी ठीक चल रही है कि नहीं? कोविड के बाद से काफी कम हो गई है। इनको दिया मिलता है, ये देंगे ना, सही। अरे वाह भाई, तो आप क्या कर पाएंगे भाई? उस इशू को पार्लियामेंट में उठाए ना। मेरा ये प्रश्न है कि ये तो भाजपा का नैरेटिव है, तो उनके लिए इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आइडियोलॉजिकल मतलब बेरोजगारी की बात नहीं। ये नैरेटिव जो है, यह बात बीजेपी के नेताओं ने बोलना शुरू किया कि हमको 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और सिर्फ यही नहीं किया, व्हाट्सएप पे नए संविधान की प्रस्तावना उन्होंने घुमानी शुरू की। संविधान बदलने की बात तो बहुत बड़ी बात है, नहीं रहे संविधान, तो जूता बदलने की बात हो रही है कि उनका निजी राय है। मैं ऑन कैमरा मंदिर प्रांगण में कह रहा हूँ, हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं और कभी भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करेंगे। धर्म और राजनीति अलग अलग होती है। राजनीति कई बार लोगों को लड़ाती है, लेकिन धर्म हमेशा जो है ना आपसी प्रेम और भाईचारे से चलता है। अरे इतना परेशान काहे दिख रहे हैं भाई सुबह सुबह? नहीं, परेशान कहाँ है? परेशान नहीं है, पर आपके हम माथे पे शिकन थी। हम क्यों परेशान रहेंगे? देखिए, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो परेशान होता है ना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो हम क्यों परेशान होंगे? होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि 2 चुनाव अगर हार गए तो प्रतिष्ठा और साख पर तो असर पड़ेगा ही। नहीं, चुनाव देखिए लड़ना जरूरी होता है, हारना और जीतना तो जनता का है, वो तो जनता के कंधे पे है। आपको एक ईमानदार विकल्प के तौर पे खड़ा होना होता है। हम खड़े हैं, हम बिके नहीं हैं, हमने जो है अपना जो है टिकट नहीं बेच दिया, हम जो है विपक्षी पार्टी से हाथ नहीं मिला लिए, हम ईमानदारी से मजबूती से खड़े हैं। सूर्य यादव कैंपेन ऑफिस के बाजू में ही अपना बनाया है। अच्छा चल रहा है बिजनेस? 14-15 साल से यहाँ पे हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है भाई अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है। देख रहा हूँ आपने पूरा यूपीआई सारा लगा रखा है, तो काफी डिजिटल इंडिया का फायदा हो रहा है। मोदी जी ने जो किया उससे काफी कुछ मिला आपको नहीं मिला? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बस ये यूपीआई चला रहा हूँ। यूपीआई चला रहे हैं, काफी कुछ नहीं। देखिए तो बड़ी बात है कि नहीं कि ऐसी जगह पे बड़ी ठेले में भी वो डिजिटल पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर रहा है। इसमें मोदी जी क्या कहेंगे मुझे बताइए? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए सर। आधार कार्ड का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आती, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेकर के नहीं आती, इस देश में अगर कंप्यूटर क्रांति जो है राजीव गांधी नहीं किए होते, तो यूपीआई ऐसे थोड़ी हो गया है। सर, इसका क्या मतलब है कि एक फ्लोर जो है आपके पिताजी बना दें, दूसरा फ्लोर जो है आप डलवा दें, तो आप कहेंगे देखिए हमने कितना बढ़िया घर बना दिया है। और तो पहले फ्लोर का भी तो जो है नींव का भी तो काउंट कीजिएगा। आधार नहीं होता तो बैंक का खाता लिंक नहीं हो पाता। देखिए, झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है। हकीकत ये है ना, इनसे पूछिए कोविड से पहले ये कितना कमाते थे और अब इनकी कमाई पे क्या असर भाई पड़ा। कमाई आपकी ठीक चल रही है कि नहीं? कोविड के बाद से काफी कम हो गई है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आप यार तुम इनके बाजू में बैठे हो इसलिए बोल रहे हो। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं भाई? ये यहाँ सुनिए, और तुम हो भी कैंपेन ऑफिस के बाजू में। जितने यहाँ पे कारखाने थे पहले जो कांग्रेस के राज में थे, वो आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब नोटबंदी सर इसका ना दफ्तर है आपके भाई, कैंपेन दफ्तर- ऑफिस के बाजू में। सर उसको मालूम है क्या बोलना है। अरे दफ्तर तो मैं अभी खोला हूँ 14 दिन पहले। ये तो यहाँ 14 साल से हैं, ये हमसे पहले से हैं यहाँ से। मोदी जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, पर आप जैसे अटैक करते हैं उसको देख के तो लगता है कुछ पर्सनल ही नहीं, है। कोई उन्होंने पर्सनल आपको नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, जो वादे उन्होंने हमसे किए थे हम उसके बारे में सवाल पूछते हैं। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। और हकीकत हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि सच्चाई दिखाइए, झूठ मत बोलिए। जीत हार जनता तय करती है, उम्मीदवार तो जो है लड़ता है, वोट से ही जीतेंगे ना। वोट तो लोगों को देना है। हमारा काम है उनके सामने एक विकल्प के तौर पे ईमानदारी से खड़े रहना। वो जिम्मेवारी हम निर्वहन कर रहे हैं। इनको देने दीजिए, इनको डीए मिलता है, ये देंगे ना उससे यूपीआई से। अरे वाह भाई, ये पहली बार है कि नेता बोल रहा है कि मैं ही दूं, वरना तो नेता खिला पिला देता है। ठीक है, आपको डीए मिलता है? हाँ डीए मिलता है। क्या बढ़िया था गुरु। सर आपका हो गया भाई पेमेंट? हाँ सुरेश बाबू शुक्रिया, थैंक यू। आपसे तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि एक बार आप सांसद जी ने जो 2 गांव गोद लिए थे, उन गांव को भी जाकर के देख लीजिए। तो बिहार में भी महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है, और यहाँ पर भी ये इश्यूज हैं। साइकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इश्यूज जो है मुझे लगता है कि कमोबेश जो है एक जैसे हैं। हर जगह लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते पर हैं। जो इश्यूज की आप बात कर रहे हैं वो तो ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इश्यूज है ना। अगर आप एमपी बन भी गए यहाँ पे, आप क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसकी तफ्सीस की है, हमारे साथ एमएलए साहब हैं। यहाँ ज़्यादातर विकास के काम जो हैं वो प्रशासनिक अरंगे की वजह से अटकाई गई है। जैसे जल बोर्ड का काम है, जब तक डीडीए लैंड का एनओसी नहीं देगी, जब तक जो है जल बोर्ड का काम नहीं हो पाता है। और डीडीए एनओसी नहीं देती है। डीडीए के एनओसी का इतना बड़ा इशू है कि आप भिवाड़ी में जाकर के बात करेंगे, लोगों के घरों में बिजलियाँ नहीं है। लोग जो है घर बना लेते हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनी बोल करके डीडीए उसको गिरा देती है। तो ये एक
बहुत बड़ा इशू है, खास करके बुराड़ी में और दूसरे जो जे कॉलोनी है उसके अंदर। नहीं, पर ये तो जैसे आम आदमी पार्टी बोलेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी सुन नहीं रहे इसलिए ये फंसा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सांसद भी बन गए तो आप क्या कर पाएंगे भाई? सांसद तो उस इशू को पार्लियामेंट में उठाए ना, सवाल पूछे ना, उनकी तो सरकार भी है। नहीं, पर विपक्ष तो पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देता है। वो तो कल मैं पीएम से मिला, वो बोल रहे थे भाई हम तो चाहते हैं बहस हो, हर रोज वो डिस्टर्बेंस का कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। पीएम खुद कितनी बार पार्लियामेंट आते हैं, कैसी बात करते हैं? पीएम 10 साल में कितना बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कैसी बात कर रहे हैं? वो तो खुद ही नहीं जो है लोगों के सवालों का जवाब। कांग्रेस की तो स्थिति आजकल का नहीं है, बहुत खराब है। आपको लग रहा है कुछ आप योगदान दे पाएंगे इस पार्टी को फिर से खड़ा करने में, क्योंकि ये तो एकदम डूबती ही जा रही है। नहीं नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि ये तो भाजपा का नैरेटिव है। भाजपा नहीं, मैं तो वोट शेयर देख के बता रहा हूँ। नहीं, वोट शेयर देख करके आप अगर बता रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। तो ये नैरेटिव बीजेपी एक्चुअली चला रही है। नहीं, पर किस तरह का विपक्ष? मजबूत विपक्ष है, बहुत कमजोर विपक्ष? जितनी उनकी स्थिति है वोट शेयर में तो बहुत ही कमजोर विपक्ष है, ऑलमोस्ट आधी है बीजेपी के। विपक्ष का काम है विकल्प देना, विकल्प चुनना जनता का काम है। हम विकल्प के तौर पे खड़े हैं, चुनने का काम जनता का है, ठीक है? और ये बात मेरा इस पर सिंपल ये है कि अगर कांग्रेस इतनी कमजोर है तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बात करने की? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो वही है, तो कांग्रेस की शक्ल दिखाओ, अपने लिए वोट मांगो। फिर अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं बताते हैं? इस बार आया भी है कि नहीं? आया तो है संकल्प पत्र। क्या है उसका मुख्य बात? नहीं, वो बहुत कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मजबूत नेता की जैसे हम कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 महीना देंगे, युवाओं को 1 लाख की नौकरी देंगे, 30 लाख जो है पद भरेंगे, किसानों के लिए जो है MSP के कानून की गारंटी करेंगे। ऐसा कोई एक चीज आप वो बताइए। लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि उनके लिए इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आइडियोलॉजिकल मतलब एजेंडा है। बेरोजगारी की बात नहीं कर नहीं, रहे, उन्होंने उसकी भी बात की है, कई सारी बात नहीं चीजें कर की रहे हैं। हैं। तो देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? जो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, तो जो है 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना था, तो उस पर उनका क्या कहना है? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। नहीं, जहाँ तक इस नौकरी का सवाल है, कल हमने पीएम से ये सवाल पूछा भी, लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और बीजेपी की बातें सुन रहे हैं। उनको फिलहाल ये लग रहा है कि जो बीजेपी के वायदे हैं या जो उनके आश्वासन है उनमें ज्यादा दम है। नहीं नहीं, यही नैरेटिव है, मैं कह रहा हूँ। अगर उनके आश्वासन में दम है सर, अभी हाल में हिंदी हार्टलैंड में 3 स्टेट्स वो जीते, नैरेटिव नहीं, आंकड़ों की हकीकत है। सर, आंकड़ों की हकीकत यह है कि उनसे 9,000 ज्यादा वोट आया हमको, ये भी तो आंकड़े की हकीकत है। 9,000 ज्यादा वोट आया ना। मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर उनके घोषणा पत्र में दम है तो वो अपना घोषणा पत्र छोड़ करके हमारे घोषणा पत्र की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं है, इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने उड़ा रखी है कि अगर मोदी जी जीत गए, फिर से बड़ी संख्या में सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी बार बार बोल रहे हैं भाई कतई नहीं, मरने दम तक नहीं बदला जाएगा संविधान। नहीं नहीं, ये बात विपक्ष ने नहीं बोली है, ये बीजेपी के नेताओं ने बोला है। छोड़ भैया नेताओं ने, ज्यादा बड़े नेता, मोदी जी ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला, राजनाथ ने नहीं बोला, योगी जी ने नहीं बोला। तो मोदी जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया? उसकी तो टिकट काट दी ना, आनंद हेगड़े की काट दी। नहीं काटी। जो कर्नाटक वाले की काटी। नहीं, मेरठ वाले की काटी। नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? उन्होंने लेकिन खंडन किया कि भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं और ना संकल्प पत्र में। टिकट क्यों नहीं, उसको पार्टी से क्यों नहीं वो निकाला? जवाब देना, मैं क्या जवाब? मैं वही कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव जो है, यह बात बीजेपी के नेताओं ने बोलना शुरू किया कि हमको 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और सिर्फ यही नहीं किया, व्हाट्सएप पे नए संविधान की प्रस्तावना उन्होंने घुमानी शुरू की, नया संविधान का प्रस्तावना घुमाना उन्होंने शुरू किया। तो ये तो बीजेपी ने शुरू किया ना। ये वो बार बार बोल रहे हैं कि गलत है, फिर भी विपक्षी नेता हर सभा में बोलते हैं संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। नहीं तो वो कार्रवाई करें ना जिन्होंने भाजपा के नेताओं ने कि हम नहीं कर रहे। नहीं, वो कार्रवाई तो करें जिन्होंने कहा है। तो अरे आप थोड़ी देर करेंगे, वो अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे? वो बोल रहे भाई हम नहीं बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, यही तो कह रहे हैं कि वो कैसे मालूम बदलेंगे? क्योंकि वो भाजपा वाले जो है वो नए संविधान का कॉपी व्हाट्सएप पे घुमा रहे हैं। कौन सा नया संविधान देख लिया व्हाट्सएप पे? दिखाइए मुझे। नहीं, और वैसे मैं भी तो आप कब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विश्वास करने लगे? इसका मतलब ये मैसेज तो वो चला रहे हैं ना, भाजपा के लोग ये आपको मैसेज। कैसे मालूम? मैं भी बोल सकता हूँ कि आप भी व्हाट्सएप क्यों आ रहे हैं? आप आम लोगों से बात कर लीजिए, खास करके इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके मन में यह बात इसलिए आई है क्योंकि ये मैसेज भाजपा के लोगों ने चलाना शुरू तो किया। आप ऐसे ही उड़ा रहे हैं, आप भी तो खौफ पैदा कर रहे हैं। नहीं जाने आप सच बोल रहे हैं, आप भी प्रोपेगेंडिस्ट बन गए कि नहीं? हम नहीं खौफ पैदा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है इसका खंडन करें। वो तो और कर चुके हैं। तो भाजपा के जिस नेता ने किया उस पर कार्रवाई करें। एक हाथ में तो हो भी गई कार्रवाई। नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं। आनंद हेगड़े की टिकट कटी। नहीं, उसको पार्टी से निकाला क्या? उसने माफी मांगी क्या? उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं, आनंद हेगड़े ने कहा कि जो है, उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरी निजी राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है। अच्छा ये निजी राय है, तो जो निजी राय हरी की कुछ ना कुछ राय होती है, गिरिराज जी की कोई राय होती है, आपकी कभी कभी कोई राय होती है। नहीं, लेकिन संविधान की बात तो बहुत बड़ी बात है ना, संविधान बदलने की बात तो बहुत बड़ी बात है। कर ही नहीं रहे संविधान। तो जूता बदलने की बात थोड़ी है कि उनका निजी राय है, बोल ही नहीं रहे। शर्ट बदलने की बात तो है नहीं। आपके साथ
मैं देख रहा था कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनकी ट्यूनिंग बन पा रही है या अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं? क्योंकि आपका तो पूरा गठन ही एंटी कांग्रेस मूवमेंट के तौर पे हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोकतांत्रिक राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? लोग। अगर लोगों ने तय कर लिया है तो फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी, राजनीतिक नेताओं को भी और पार्टियों को भी एक साथ आना पड़ता है। और लोगों की भावना ये है देश में कि 10 साल में देश के लोगों को ठगा गया है। एक भी ऐसा वादा जिसकी बदौलत मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मतलब ऐतिहासिक बहुमत से प्रधानमंत्री बने, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ना जो है किसी के खाते में 15 लाख आया, ना जो है हर साल 2 करोड़ नौकरी मिली, ना 2022 तक सबको पक्का मकान मिला, ना बुलेट ट्रेन चली, ना अच्छा दिन आया, ना बेटियों पे अत्याचार रुका। उल्टे ये तो आप वो चीजें गिरा रहे जो नहीं हुई, पर कई चीजें हुई भी। तो अभी देखिए दुनिया में जो लीडर्स की लोकप्रियता की रैंकिंग है उसमें नंबर 1 है। अब जितने भी मूड नेशन पोल आते हैं सब में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बाकियों से बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं कि दुनिया के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, हिंदुस्तान में भी उनकी लोकप्रियता काफी। हिंदुस्तान में जो उनकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के ऊपर ही तो हम सवाल उठा रहे हैं। अगर वो इतने लोकप्रिय हैं तो जो है दिल्ली के अध्यक्ष लवली जी को पार्टी ज्वाइन कराने का क्या मतलब है? अगर इतने पॉपुलर हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्वाइन कराने का क्या मतलब है? लवली जी तो आपसे फूके हुए थे कि आप आ गए, उनको लगा ये बारी बारी लोग आ रहे हैं तो उन्होंने बोला छोड़ो मोहब्बत में। अजीत पवार क्यों चले गए? राजभर जी क्यों चले गए? जिस रामविलास पासवान जी के बेटे को बेइज्जत करके समान रोड पे फेंक दिया था, उनको क्यों ज्वाइन कराया है? मांझी जी को क्यों ज्वाइन कराया है अलायंस में? उपेंद्र कुशवाहा जी को क्यों ज्वाइन कराया है अलायंस में? तो ये जो बात है, यह बात एक्चुअली मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन स्टूडियो में बैठ करके यह बात गढ़ी गई है। आप जनता में जब आएंगे, फील्ड में जब आएंगे तो आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। आप राहुल से काफी प्रभावित नजर आ रहे हो। आप साथ में आपने वॉक की उनकी एकता यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हाँ, क्योंकि उनकी जो है ना बातों में मुझे एक ऑनेस्टी दिखती है, उनके काम में जो है, उनके एक्शन में एक इंटीग्रिटी दिखती है, और वो जो है हमारे जैसे साधारण लोगों को बहुत ही हृदयता से जो है स्वीकार करते हैं। उनके अंदर जो है सत्ता का वो अहंकार नहीं दिखता है, वो एरोगेंस नहीं दिखता है। और जिस तरह की बातें आज वो कर रहे हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं, उनको एक होप दिखता है कि कोई ऐसा नेता है जो हमारी बात कर रहा है, हमारे लिए पॉलिसी लाने की बात कर रहा है। अब आपकी जो बातें उसको कैसे देखा जाए? ये आपकी वाकई में ऑनेस्टी है जो बोल रही है या पॉलिटिकल एम्बिशन है आपका? नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशन होता तो बीजेपी में होते ना। सारा पॉलिटिकल एम्बिशन तो जो है बीजेपी आपको लेती ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल को ले ली। नहीं, वो तो फिर भी संघ के ही परिवार से आते हैं, उनकी तो ट्यूनिंग वहीं पे है। आपकी ट्यूनिंग तो बीजेपी से बहुत दूर है, बीजेपी कभी ना ले पाया। बीजेपी अपने जो है विचारधारा के धूर विरोधी लोगों को नहीं लेती है। मैं आपको जो है ना इससे कम से कम 100 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, 100, एक नहीं। बीजेपी के लिए इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आपको आया कोई ऑफर? नहीं, मैं कहता हूँ कि मुझे ऑफर आने या ऑफर स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो आपने जो सवाल पूछा वो एम्बिशन की तो है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो जो है वो इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की है। और एम्बिशन पूरा करना इंडिविजुअली, अगर ये लक्ष्य होता तो एम्बिशन तो आजकल बीजेपी पूरा कर रही है। मैंने उस पर आपको ये जवाब दिया है, और किसी को भी स्वीकार करती है, कोई भी इंसान ज्वाइन करता है। बीजेपी के नेता विपक्षी नेताओं पर, खासतौर से राहुल गांधी पर चुनावी मेंढक होने का आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव का टाइम आता है उसी टाइम पे इनको भगवान और धर्म याद आता है। देखिए, धर्म हमारे लिए लोक आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं, और राजनीति का इस्तेमाल धर्म में नहीं होना चाहिए, स्पष्ट मत कहें। लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था का सम्मान करना। धर्म हमारा निजी विषय है। ये बीजेपी की दावेदारी है। ये दावेदारी वो इसलिए करते हैं ना कि उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए वे धर्म का नाम लेकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। मैं ऑन कैमरा मंदिर प्रांगण में कह रहा हूँ, हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं, और कभी भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करेंगे। धर्म और राजनीति अलग अलग होती है। राजनीति कई बार लोगों को लड़ाती है, लेकिन धर्म हमेशा जो है ना आपसी प्रेम और भाईचारे से चलता है। चलिए, अब तो भगवान को ही तय करना है कि पार्लियामेंट में आपको बोलने का मौका मिलेगा, या इसी तरीके से सड़कों पे, कैमरों पे बोलते रहोगे, या संसद भवन में भी आपसे मुलाकात होगी? वो तो जो होना होगा होगा। हम कहते हैं कि अगर हम धर्म की बात करें तो हमारा धर्म भी कर्म प्रधान धर्म है, कि आप कर्म करो। गीता में भी यही लिखा हो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो चाहे संसद हो या सड़क, लोगों के हक के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है। सड़क पे उठा रहे हैं, कल को सड़क से उठा करके लोग अगर संसद में पहुंचा देंगे तो वहाँ भी जो है सड़क के लोगों का जो है सवाल उठाएंगे। यही हमारा धर्म है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। म्यूजिक। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर